हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं और मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम्स को फोकस करते हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज 8वां प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है गाइस, अगर आप लोग एक भी लड़के को अगर आप लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया और वो एक को शेयर कर देगा तो ऐसे बहुत शेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अपनी आप लोग जिम्मेदारी निभा दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक मोटिवेशन मैंने स्टेटस यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है। क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही तो होगा मेरे लाल, जो भी होगा तजुर्बा ही तो होगा। डरना नहीं हम लोगों को, डरोगे तो फिर क्या होगा? डर जो होता है ना, वो आदमी को पहले ही मार देता है कुछ करने से पहले ही। तो हमें डरना नहीं है, हमें बस कर्तव्य करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की और पहले प्रश्न के बारे में देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के सामने और आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है और आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं इसका, यस या नो। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन है? आप लोगों को जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप लोग पढ़िए सवाल और जल्दी से जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है सिडबी, दूसरा कह रहा है नाबार्ड, तीसरा कह रहा है आईएफसीआई या फिर चौथा है एक्सिम बैंक। क्या लगता है आपको इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली संस्था यहाँ पे पूछ रहा है, तो लालो यहाँ का आंसर होने वाला है तुम्हारा नाबार्ड। जो नाबार्ड है ना, ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण व इनके विकास करने के लिए ही बनाई गई थी। जो तुम्हारी नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड जो तुम्हारी है ये अन्य बैंकों को पैसा देगी और जो बैंकें हैं बैंकों को ये निर्धारित कर देती है कि आप लोगों को 40% या फिर 50% पैसा कृषि क्षेत्र के लिए देना है। तो ये वाली बैंकें जो हैं वो उन्हीं व्यक्तियों को देंगी जो कृषि क्षेत्र से जुड़े होंगे। तो कृषि क्षेत्र को वित्त पोषण करने का काम कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। अगर नाबार्ड का मैं फुल फॉर्म पूछ लूँ तो क्या होता है? तो नेशनल, ठीक है, नेशनल, यहाँ पे एनए से हो जाएगा नेशनल, एस बी से हो जाएगा बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसकी स्थापना 1982 में करने के साथ साथ ही ये पूरे भारत में सबसे बड़ी बैंक हो जाएगी, सबसे बड़ी संस्था हो जाएगी जो वित्त पोषण का काम करती है ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि से जुड़े हुए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सप्लेन की और इसके एक्सप्लेन में देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या रखा हुआ है। तो गाइस इसका एक्सप्लेन देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बैंक जिसे नाबार्ड के नाम से जानते हैं, ये मुंबई या महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, जो एक शीर्ष बैंक है जो कृषि एवं ऋण से जुड़े क्षेत्रों में काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो मुंबई है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताओगे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की जाती है, यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की जाएगी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वे आदर्श हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन को यहाँ पर फिल करना है। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य अगर कोई भी नीति, कोई भी कानून बनाता है तो उन्हें इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसे यहाँ पर फिल करने से वो क्या कर जाएगा, वो पूरा वाक्य को सही संतुलित कर देगा। यानी कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य अगर कोई भी नीति बनाता है तो उसको इनमें से कोई एक
ठीक है, इनमें से कोई एक शब्द को ध्यान में रखते हुए ही क्या करता है कि राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्य, क्या ये राज्यों को डिपेंडिंग राज्यों के ऊपर थोपे जाते हैं? राज्यों का क्या राज्यों का कर्तव्य होगा कि मौलिक अधिकारों को माने? नहीं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, मौलिक जो अधिकार होते हैं वो मुख्य रूप से लोगों को दिए जाते हैं। किसको? लोगों को दिए जाते हैं। गांधीवादी सिद्धांत से कोई मतलब है नहीं, समाजवाद यहाँ पर होगा नहीं, और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो मुख्य रूप से राज्यों पर लागू किए जाते हैं, और राज्यों का कर्तव्य होता है कि इनका पालन करें, ना कि व्यक्तियों का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं संविधान के भाग 4 में उल्लेखित हैं। किसमें? भाग 4 के का में उल्लेखित है। किसमें? भाग 4 के का में उल्लेखित हैं, और इसका अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेके 51। कब हो जाएगा? 36 से लेके 51 तक संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करता है। अब देखिए हम लोगों ने पहला पॉइंट डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बात करें राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, तो इनको भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। किसमें? भाग 4 में उल्लेखित किया गया है, और इनको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? तो इनको आयरलैंड से लिया गया है, और इसका अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 36 से लेके 51 तक हो जाएगा। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना होता है, जबकि इनको न्यायालय में कोई भी चुनौती या फिर किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। BN राव समिति की सिफारिश पर इन्हें लागू किया गया था, और राज्यों का कर्तव्य होता है कि इनका पालन करें, ना कि व्यक्तियों का। ठीक है, व्यक्तियों का कोई कर्तव्य नहीं होता है कि इनको पालन करें, जबकि राज्यों का कर्तव्य होता है कि वो कोई भी नीति बनाएगा तो वो ये ध्यान में रखेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 4 का, भाग 3, या फिर सी अनुसूची 4 का, या फिर डी ऑप्शन है भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, जबकि भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में जिक्र किया गया है, जबकि भाग 4 का में जो है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारत में लागू करने का, भारत के संविधान में लागू करने का श्रेय स्वर्ण सिंह समिति को जाता है। किसको? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति को। स्वर्ण सिंह समिति को जाता है। स्वर्ण सिंह समिति ने जब संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जा रहा था तो इसने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को जिक्र किया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत में 10 मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जिक्र किया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं संविधान में। ठीक है, वो 11वां कौन सा हो जाएगा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो संविधान के भाग 4 के का में उल्लेखित है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है, और वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 हैं।
कितने हैं, तो कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हो जाएंगे। तो गाइस अभी तक आपने प्रेस करो और बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरा वीडियो जैसे ही आए वैसे ही आप तक पहुंच जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए प्रश्न 74 हम लोग पहुंच गए हैं। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या वॉशिंग सोडा बोलते हैं? तो मैंने तो कभी नहीं सुना, ना आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका राइट आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है और इसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। वॉशिंग सोडा को अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। और इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल कपड़े धुलने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं? कपड़े धुलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पानी है, अगर पानी ज़्यादा ठोस है, ठीक है, पानी कठोर है, तो उसको मृदु बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके एक्सप्लेन के देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेन के बारे में। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय क्षारीय घोल होता है, ठीक है, जलीय घोल क्षारीय होता है, इसीलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे धावन सोडा भी कहते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सूत्र इसका है Na2CO3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक नहीं है? नीला, नारंगी, सफेद या बैंगनी? क्या तुम लोगों ने इंद्रधनुष को देखा है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए यस या नो। अगर इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा है तो उसमें बहुत सारे कलर को देखे होंगे। तो इंद्रधनुष में टोटल कलर जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिनमें नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, बैंगनी भी होता है, जबकि सफेद कलर नहीं होता है इंद्रधनुष में, ठीक है। सफेद कलर जो है वो इंद्रधनुष में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंद्रधनुष में कौन कौन से वे रंग होते हैं जो इंद्रधनुष में शामिल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर आप लोगों ये ट्रिक याद रखिएगा और इससे वो सभी कलर आ जाएंगे। वी से हो जाएगा वायलेट हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडिगो, बी से हो जाएगा ब्लू, जी से हो जाएगा ग्रीन, वाई से हो जाएगा येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यहाँ पर कहीं भी तुमको क्या डब्ल्यू नजर आया? डब्ल्यू से वाइट नजर आया? नहीं आया ना, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? सफेद हो गया। मैंने एक्सप्लेन में भी आपको दे रखा है तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? तो लाल रंग होता है नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। मैंने आपको विबग्योर वाली ट्रिक भी बता दिया है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं और आई होप आप लोग क्वेश्चन में आप अभी तक बने रहे होंगे और अभी तक अगर आप बने तो जाहिर सी बात है कुछ आपने अभी तक नया सीखा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आर्गन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। इसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जाना जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जबकि आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है, क्योंकि 10 या 15 सालों में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसके कारण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है। पौधे अपनी पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये मुख्यतः लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर मुख्यतः होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मुख्यतः लिख लीजिए।
ठीक है। तो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? जिन लालों का वायु के प्रति ज्यादा प्रेम होगा उन्हें लगता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, या फिर उन्हें ये लगेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश होगा। लेकिन लालो, इसका राइट आंसर ना तो क्लोरोफिल है और ना ही प्रकाश है। इसका राइट आंसर जो है वो मिट्टी हो जाएगा। देखिए सुनना, यहाँ से मैं क्या बताने जा रहा हूँ। पौधे अपनी पोषक तत्व के बारे में बात कर रहा है। पौधे अपनी पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो क्या क्लोरोफिल से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल तो है जिम्मेदार होता है ये पौधे की पत्तियों को हरा करने के लिए। कौन जिम्मेदार होगा? तो क्लोरोफिल कारण जिम्मेदार होगा। प्रकाश जो है, ये पौधे जो है प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश से अपना भोजन कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। जबकि ये पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 78 है। इसमें कह रहा है ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन होल जो है, इसमें मैं एक बात बता दूं आपको, अंटार्कटिका है, वहां पर देखा गया 1987 में एक छिद्र हो गया था। 1987 में जब वहां से छिद्र हो गया तो ओजोन परत जो था, ओजोन परत में छिद्र होने के कारण क्या हुआ, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगी। और ये सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने देखा और उन्होंने पूरे विश्व को इसके बारे में जागरूक करने के लिए 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल आयोजित किया जाता है। और पूरी विश्व को ये चेतावनी दी जाती है कि अगर इस ओजोन छिद्र को बंद नहीं किया गया तो पूरा विश्व एक ऐसी तबाही को देखेगा जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। तो इसका किससे संबंधित है? क्या ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि हो जाए? अगर ओजोन परत के घनत्व में वृद्धि हो जाएगी तो क्या डर रहेगा? हमें कुछ डर रहेगा क्या? ओजोन परत तो और मोटी हो गई है, अब तो किरणें वैसे भी नहीं आ पाएंगी। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर ये हो जाता तो ओजोन होल फिर कैसे होता? ठीक है। दूसरा देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होने वाला है? यही होने वाला है, क्योंकि जो ओजोन परत है, ओजोन परत है, उसको समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी मोटाई में कमी हो गई थी, तभी तो छिद्र हो गया था। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन काट दो। और क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि, क्षोभ मंडल में ओजोन परत नहीं पाई जाती, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी हो गई थी। इसीलिए 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में स्थित है आयोजित किया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ओजोन परत में हुए छिद्र के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया था। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणें जो हैं, अगर ये हम तक पहुंच जाएंगी तो हमारे शरीर में जो त्वचा है, तो इससे त्वचा का कैंसर हो जाएगा। इसलिए इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ये भी लेखपाल की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 79 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, क्या समाज सेवा से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? इसको मैं काट देता हूं। और लोक प्रशासन से संबंधित है क्या? तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक प्रशासन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सरकार द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील और विद्वान भी थे। उन्होंने 1946 में उपचुनावों के बाद केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, इनकी साहित्यिक रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली इनको साहित्यिक रचना थी, उसका नाम है चंपारण में सत्याग्रह, जो 1922 में लिखी गई थी। इसके बाद भारत विभाजन यानी कि इंडिया डिवाइडेड,
ठीक है, ये बहुत बार पूछी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और 1946 में इसको लिखा गया था। इनकी आत्मकथा जो है इन्होंने तब लिखी थी जब इनको 3 साल की जेल हुई थी और ये बांकीपुर जेल में बंद थे, उनके द्वारा इनकी आत्मकथा लिखी गई थी और उसका प्रकाशन 1946 में किया गया था। महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें 1949 में इन्होंने लिखी और बापू के कदमों में 1940 आजादी के बाद 1960 में इनकी पुस्तक लिखी गई थी और यही पुस्तक इनकी आखिरी पुस्तक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 15 अप्रैल को क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? तो नहीं। एक मई को मनाया जाता है क्या? लालो जल्दी से बताओ। 1 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1923 से की गई थी, यानी कि 1923 से इसकी शुरुआत की जाती है और तब से लेके अभी तक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। देखिए भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई से मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इसे लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में मनाया गया था। इस बैठक को कई सारे संगठन और सोशल पार्टी का समर्थन मिला था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मई महीने के प्रमुख दिवस के बारे में। तो 1 मई को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मैंने बता दिया आपको। 3 मई को मनाया था प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और आप लोगों से मेरा एक ये सवाल है कि आप लोग बताइए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? ठीक है। 4 मई को मनाया था कोल माइंस डे और यहाँ पे 2 मई यानी मई के जो सेकेंड संडे होता है उस दिन मनाया था मातृत्व दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और 9 मई को मनाया जाता है विजय दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसके बाद 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, जबकि 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और लास्ट में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।